हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस करंट अफेयर्स के अलावा और भी नोट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, ताइवानी ब्रांड एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अभी जो एसर इंडिया है ये मुख्य रूप से ताइवानी ब्रांड है। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारतीय अभिनेता सोनू सूद। और सोनू सूद जो है वो अब केवल एसर इंडिया के ही नहीं बल्कि और भी कई ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आप सभी को पता है कि सोनू सूद ने कोरोना वायरस के दौरान लोगों की अत्यधिक मदद की थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें अनेक ब्रांड्स अपने साथ जोड़ने चाह रहे हैं। तो ये तो सोनू सूद बने हैं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम बात करें एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, तो हरीश कोहली जो हैं वे एसर इंडिया के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें एसर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। तो ये जानकारियां थी इस करंट अफेयर के साथ साथ में एसर इंडिया से संबंधित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसके प्रबंध निदेशक बने हैं रजत सूद। और अगर हम बात करें वे किनका स्थान लेंगे, तो वे एस गोपाल का स्थान लेंगे। और एस गोपाल जो थे वे निदेशक के पद पर थे और अब उनका जो स्थान लेंगे वे लेंगे रजत सूद। इससे पहले अगर हम रजत सूद की बात करें तो वे स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। इस पद पर भी वो कार्य कर चुके हैं, लेकिन अब वो EESL अर्थात ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अब हम बात करते हैं EESL के बारे में। तो इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके साथ साथ में इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो राजीव शर्मा जो हैं वे इसके अध्यक्ष हैं, जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी मोहम्मद हुसैन रोबल जो हैं वे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर बात करें कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लिया है। और अगर हम बात करें सोमालिया की, तो राजधानी की बात करें तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। और अगर मुद्रा की बात करें तो सोमालिया की मुद्रा है सोमाली शिलिंग। तो ये सारी बातें हमने सोमालिया के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेज 2020 शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की गई है। तो ये जो रेज 2020 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन सबसे पहले तो बात करेंगे कि कब से कब तक इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन अगले महीने होगा, जो कि 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का ये कार्यक्रम चलेगा। और अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कौन कौन करेंगे, तो इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और नीति आयोग दोनों ही मिलकर के इसका संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे। अब देखिए, आपने यहाँ एक टर्म देखी है रेज, RAIS। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ें तो इसकी फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एनवायरनमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और अब देखिए, नीति आयोग भी मिलकर के इसको आयोजन करेगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें, CEO की बात करें, तो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। और यहाँ एक चीज और देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर के करेगा। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अगर हम बात करें तो रविशंकर जो है
वे वर्तमान में भारतीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से यहाँ से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, तो पहली लाइन से ही एक प्रश्न तो हम समझ पाए हैं कि पायलट परियोजना को मंजूरी किसने दी है? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब इसके तहत क्या होगा कि जो जेल कर्मचारी है वे सभी जेल कर्मचारी बॉडी कैमरा पहनेंगे, और इससे क्या होगा कि अगर बॉडी कैमरा पहनेंगे तो इससे जो हिंसक आपराधिक कार्य है, जो मादक पदार्थों की लत है, आत्महत्या है और जो जेल सुरक्षा संबंधित समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का पता लगाया जा सकेगा जब जेल कर्मचारी बॉडी कैमरा पहनेंगे तब। और शुरुआत इसकी 4 राज्यों से की गई है। कौन कौन से राज्यों से इसकी शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले तो राजस्थान, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में पायलट योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि जेल कर्मचारी जो है वो बॉडी कैमरा पहनेंगे। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल ने अब असम, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने असम राज्य में ही मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना शुरू की गई है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जो ग्राम में जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी, परिवहन से संबंधित जो यातायात के साधन है वो कनेक्टिविटी को बढ़ाना, बेहतर बनाना और गांवों में परिवहन संबंधित रोजगारों को जन्म देना, उत्पन्न करना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ एक बात देखिए, ये असम में शुरू की गई है। तो अगर असम में शुरू किया गया है तो असम के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्बानंद सोनोवाल है वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वे भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का कोरोना वायरस के कारण निधन। तो अगर हम परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु के बारे में पढ़े तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अगर पूछा जाए प्रश्न कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो उन्हें 2014 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अपने विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब एक बात और भी खास है उनकी कि उन्होंने भारत की जो पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी थी जिसका नाम है INS अरिहंत, तो जो भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है INS अरिहंत, इसके लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर का नेतृत्व भी किया था। तो इसलिए उनका नाम याद रखना अति आवश्यक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए लॉन्च की गई। और फिटनेस प्रोटोकॉल में 3 आयु वर्ग कौन कौन से? पहले तो 5 से 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 65 वर्ष और तीसरा है 65 वर्ष से अधिक के जो फिटनेस विशेषज्ञ है उनकी मदद से ये फिटनेस प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया है, तैयार की गई। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन। अभी एक और निधन, SP बालासुब्रमण्यम।
एसपी बालासुब्रमण्यम की बात करें तो वो प्रसिद्ध गायक रहे हैं। उन्होंने पहला गाना जो था वो 1966 में तेलुगु फिल्म श्री मर्यादा रमन्ना से अपना गायन करियर जो था वो शुरू किया था। उन्होंने तकरीबन 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। तो ये बात भी विशेष रहेगी कि जो एसपी बालासुब्रमण्यम थे वे 16 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने भी गाए हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो अब ये जो महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा प्रयागराज में। इसमें मुख्य रूप से क्या चीजें होंगी? तो इसमें मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों की पूरी चरित्र चित्रण होगा, जिसमें कौरवों और पांडवों के बचपन से लेकर के गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की घटनाएं, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के उपदेश की घटनाएं, युद्ध से जुड़ी जानकारी, लाक्षागृह और वनवास को अच्छी प्रकार से इसमें शामिल किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, चित्रित किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ, या आप लोग ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।